गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन की संसद में लॉर्ड सभा की इम्पोर्टेंस और उसकी किस किस आधार पर आलोचना की जाती है, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में जो था लॉर्ड सभा के संगठन और शक्तियों के बारे में परिचर्चा की। लॉर्ड सभा की शक्तियां जब हमने पढ़ी तो हमने ये रियलाइज़ करा कि लॉर्ड सभा के पास बेसिकली कोई पावर नहीं है। वो केवल, अगर हम बात करें तो केवल एक डिलेइंग हाउस है, एक रिव्यू हाउस है। उसके अलावा लॉर्ड सभा के पास जो है कोई पावर्स नहीं है। लेकिन शक्तिहीन सदन होने के बावजूद भी जो है इसको हम एक निरर्थक सदन नहीं कह सकते। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है लॉर्ड सभा की? पहली जो इम्पोर्टेंस है लॉर्ड सभा की वो ये है, लॉर्ड सभा जो है कॉमन सभा की जो निरंकुशता है उस पर प्रतिबंध लगाता है या उसको जो है उसकी जो निरंकुशता है उसको नियंत्रित करता है। देखो, लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की इम्पोर्टेंस ये होती है कि व्यवस्थापिका पर जो है किसी भी एक सदन का जो है एकाधिकार न होने पाए, यानी एक जो सदन है वो मनमाने तरीके से जो है अपना कार्य ना करे। तो यह जो लॉर्ड सभा है ये कॉमन सभा की जो निरंकुशता है उस पर नियंत्रण लगाने का काम करती है। अगर लॉर्ड सभा ना हो तो क्या होगा? लॉर्ड सभा की एब्सेंस में जो कॉमन सभा है और स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है वो जो है वो निरंकुश हो जाएगी और जो है लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं के साथ जो है खिलवाड़ करने लगेगी। देखो, ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो जो है ना तो वहाँ पर कोई लिखित संविधान है, ना जो है न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। तो लोक सदन पर जो है शक्ति की पर मतलब लोक सदन की जो शक्ति है उस पर कौन लिमिट कर सकता है? उस पर जो है यह जो लॉर्ड सभा है वही लोकसभा की जो लोकसभा क्या कह रही हूँ मैं, जो लोक सदन या जो कॉमन सभा जो है वही जो है इस कॉमन सभा की शक्तियों पर जो है नियंत्रण कर सकती है। दूसरी, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह जो है प्रजातांत्रिक जो है राज्य व्यवस्था के लिए असेंशियल है। देखो, यूजुअली जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें 2 सदन होते हैं, ठीक है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। तो बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंग्लैंड में भी जो है 2 सदन हैं। लोअर हाउस जो है वो कॉमन सभा है और जो अपर हाउस जो है वो लॉर्ड सभा है। और यह जो हमेशा जो अपर हाउस जो होता है वो विधेयकों पर पुनर्विचार का काम करता है। और इंग्लैंड में भी जो लॉर्ड सभा जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उस पर पुनर्विचार करती है। एक्चुअल में जो है कॉमन सभा के पास बहुत ज़्यादा काम होता है और टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए जो है जो कई बार क्या होता है कि जो कॉमन सभा है किसी भी विधेयक को जल्दी में पारित कर सकती है। तो उस स्थिति में जो है लॉर्ड सभा जो है उस विधेयक पर पूरी तरह से परिचर्चा करता है, उसके प्रॉस कॉन्स को डिस्कस करता है। लॉर्ड सभा की इम्पोर्टेंस पर बोलते हुए लॉर्ड सैलिसबरी ने कहा था कि आज तक जब भी कोई भी विधेयक पिछले 3 वर्षों में लॉर्ड सभा में विचार के लिए आया है तो हमने सदैव ही उसे सुधारा है और उस पर पुनर्विचार किया है। तो किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए भी जो है लॉर्ड सभा की इम्पोर्टेंस है। फिर लॉर्ड सभा में जो डिस्कशंस होते हैं वो उच्च स्तरीय वाद विवाद होते हैं। इसका पीछे कारण क्यों है? क्योंकि लॉर्ड सभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राजा के द्वारा वो जो है वो योग्य और विद्वान सदस्य होते हैं।
प्राय अगर हम देखें तो बहुत सारे जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो तो उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। केवल वही मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें जो है राजनीति में विशेष रुचि होती है और जिनको उस विषय पर बोलना होता है। और जब वह बोलने के लिए आते हैं मेंबर्स, तो वह उस विषय पर पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इसीलिए जो है वो अपने तर्क भी जो है उसके समक्ष रखते हैं। तो जो एक वाद विवाद होता है लॉर्ड सभा में, वो बहुत हाई लेवल का होता है। और फाइनर ने कहा है कि लॉर्ड सभा जो है सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व का, अगर हम देखें तो विश्व के बेस्ट स्थल में अगर हम बात करें तो उसमें से एक है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा की इम्पोर्टेंस ये भी है कि कॉमन सभा के जो कार्य होते हैं उसको वो कम करता है। देखो, आज हम जिस स्टेट की बात करते हैं वो है वेलफेयरिस्टिक स्टेट, जिसमें राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं वो बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और इतने अधिक कार्य क्षेत्र जो बढ़ गए हैं उन्हें जो है केवल कॉमन सभा जो है खुद जो है वो नहीं कर सकती। अकेले उसके लिए ये कार्य कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो कि पहले लॉर्ड सभा में प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, वहाँ पर जो है उस पर डिटेल डिबेट और डिस्कशन हो जाता है और जो है फिर वो कॉमन सभा में आते हैं। फिर इसमें ये भी है कि कुछ विधेयकों में चूंकि वहाँ पर कॉमन सभा में टाइम नहीं होता डिबेट डिस्कशन करने का, तो वहाँ लॉर्ड सभा में मतलब पूरा डिटेल डिबेट एंड डिस्कशन हो जाता है। कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जो लॉर्ड सभा में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं होते, तो जो है लॉर्ड सभा में उनको आसानी से पारित किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड सभा है वह जो कॉमन सभा है उसका जो है बहुत टाइम सेव कर लेता है। क्योंकि जो बहुत सारे जो बिल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो जो बिल्स हैं पहले लॉर्ड सभा में पारित कर दिए जाते हैं। फिर लॉर्ड सभा का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत व्यापक, अगर हम बात करें तो प्रतिनिधित्व हो जाता है। हर मतलब अगर हम देखें तो हर एरिया से लॉर्ड सभा के मेंबर्स होते हैं। वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वो व्यापारी भी होते हैं, वकील भी होते हैं, वो समाज सेवी भी होते हैं, वो लॉ के जानकार भी होते हैं। तो ये सोसाइटी के डिफरेंट एरिया से ये आते हैं और यह जो है अपनी सेवाओं से देश को जो है विशेष लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है लॉर्ड सभा को योग्यता का जो है भंडार भी कहा गया है। फिर लॉर्ड सभा में चूंकि डिबेट और डिस्कशन के लिए टाइम होता है और डिबेट और डिस्कशन जो होता है लॉर्ड सभा में वो एक हाई लेवल का डिबेट और डिस्कशन होता है, तो यह जो है जनमत को प्रभावित करने का काम करती है। फिर लॉर्ड सभा में पार्टी लाइंस पर भी मैनी अ टाइम्स जो है डिस्कशन नहीं होता। गंभीर विषयों पे जो है निष्पक्ष होकर जो है उसमें विचार विमर्श रखे जाते हैं। तो इसीलिए जो है लॉर्ड सभा जनमत को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण जो है प्रभाव रखती है। फिर अगर हम देखें तो लॉर्ड सभा जो है ब्रिटिश परंपराओं के अनुकूल है। हमने इतना ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टडी करी और हमने देखा कि जो ब्रिटिश पीपल है वो बेसिकली कंजर्वेटिव सोसाइटी है, रूढ़िवादी सोसाइटी है। उन्हें अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको वो जीवित रखती है। उन्होंने राजतंत्र को भी जीवित रखा है। तो यह जो लॉर्ड सभा है यह उनकी चूँकि एक पुरानी संस्था है, तो जो पूरा ब्रिटिश की जो एक परंपरा है, उनका जो एक पूरा ट्रेडिशन है वो उनके अनुकूल है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लॉर्ड सभा के मेंबर्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होते। अब चूंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होते तो उन पर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का विप अगर हम बात करें या अंकुश भी नहीं होता। जहाँ एक और जो कॉमन सभा के मेंबर्स होते हैं वो तो अपनी दलीय अनुशासन से बंधे हुए होते हैं, उन्हें तो उनका पार्टी स्टैंड ही लेना होता है। लेकिन लॉर्ड सभा में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के कारण जो है लॉर्ड सभा के जो मेंबर्स हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर
लोकसभा जो है किसी भी विधेयक को जो है एक विलंबकारी सदन के रूप में कार्य करता है, और उससे क्या होता है कि किसी भी विधेयक पर जो है सोचने का, उस विधेयक को समझने का मौका मिलता है। वह किसी भी विधेयक को जल्दबाजी में या बिना जनमत को जाने जो है विधेयक पारित नहीं करता। सैलिसबरी ने ये कहा है कि लोकसभा द्वारा विलंब से विधेयक पारित करने से क्या होता है कि सदस्यों को किसी भी विधेयक पर जो है ठंडे दिल और मस्तिष्क से सोचने का समय मिल जाता है, यानी वो पूरी तरह से उस विधेयक पर सोचकर शांति से उसको पारित करते हैं। तो यह कहना कि लोकसभा में लोकसभा में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोकसभा जो है एक इम्पोर्टेंट सदन है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि ना तो जो है ब्रिटेन के लोग में और ना ही जो है इवन ब्रिटेन के लोग भी नहीं चाहते कि इस सदन को जो है समाप्त किया जाए। इसकी इम्पोर्टेंस के बावजूद भी जो है लोकसभा की आलोचनाएं बहुत की जाती है, और बहुत से विद्वान जो है वो लोकसभा, चूँकि इसके पास कोई पावर ही नहीं है, और अगर हम देखें तो ये जो है एक पूरा इसका जो कॉम्पोजिशन है वो वंशानुगत होते हुए एक अलोकतांत्रिक संस्था है, इसलिए जो है लोकसभा की बहुत आलोचना की जाती है। वही जो है सबसे बड़ी आलोचना जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो है वो एक अप्रजातांत्रिक या अलोकतंत्रीय अगर हम देखें तो वो संस्था है। देखो, लोकसभा के जो अधिकांश मेंबर्स हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। वो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदस्य होते हैं और ना ही किसी सोसाइटी के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उन पर जो है ना तो दल के सदस्य होते हैं। दूसरा, बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो वंशानुगत हैं, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये एक्चुअल में लोकसभा के मेंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो है ये कहा जाता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं केवल अपने अतिरिक्त जो हैं वो अन्य किसी को भी जो है रिप्रेजेंट ही नहीं करते। अगर हम देखें तो यूजुअली जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उसमें सेकंड जो हाउस है उसके जो सदस्य हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन लोकसभा के मेंबर्स हैं उसमें निर्वाचन तो है ही नहीं। वंशानुगत होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे तो वो मनोनीत होंगे। तो इसीलिए जो है इसे अप्रजातांत्रिक संस्था कह के जो है इसकी ये सबसे बड़ी आलोचना है। दूसरा, यह जो लोकसभा जो है ये धनिक जो वर्ग है उसका ये एक गढ़ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कंपनियों के मालिक हैं। तो इनके क्या है अपने एक निजी स्वार्थ जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जो है रैमसे म्यूर जो कहता है लोकसभा क्या है, ये धनिकों का जो है एक गढ़ है। फिर तीसरी चीज इसमें मैंने आपसे क्या बताया कि इसमें जो अधिकांश सदस्य होते हैं लोकसभा के उनकी जो है लेजिस्लेटिव वर्क्स में कोई रुचि ही नहीं होती। वे सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और अगर आ भी जाएंगे तो वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। इवन जो द्वारपाल होते हैं वही नहीं पहचानते कि ये कोई व्यक्ति है, ये लोकसभा का सदस्य है या नहीं। इसीलिए आप ये देखेंगे कि जो कोरम है वो उसका कोरम 3 ही रखा गया है, और जब इसको कोई विधेयक पारित करना है तभी जो है इसकी संख्या 30 रखी गई है। फिर चूँकि ये जो है अलोकतांत्रिक तरीके से इसका गठन हुआ है और धनिक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो लोकसभा में अगर हम देखें तो प्राय जो प्रगतिशील कानून बने हैं उनका वो बाधक रहा है। अगर हम इतिहास में देखें तो बहुत सारी बार जो प्रगतिशील कानून बनाए गए हैं उसने इसका विरोध किया है। ठीक है, ये प्रगतिशील कानून का इसने विरोध किया है।
चैम्बरलेन ने तो एक बार कहा था कि लॉर्ड सभा ने जनता को अनेक सुविधाएं तब तक प्राप्त नहीं होने दी जब तक कि उसका सौंदर्य नष्ट नहीं हो गया और अधिकारों को उस समय तक दबाए रखा जब तक कि वो बलपूर्वक उससे छीने नहीं गए। एक्चुअली क्या था, लॉर्ड सभा में जो था कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उसी मतलब कंजर्वेटिव जो पीपल थे उन्हीं का जो है वहाँ पर बहुमत रही है। इसीलिए एक मतलब अगर हम बात करें तो एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा वो जो केवल एक अगर हम बात करें तो एक कंजर्वेटिव दल के रूप में उसने काम किया है। लास्की ने भी कहा कि लॉर्ड सभा निष्पक्ष नहीं है, जो कि अपने समय के लोकमत से स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाता है। इसकी रचना जो है दक्षिणपंथी कार्यनीति का आधारभूत भाग है और इसी आशय से इसे बनाए रखा है। नेक्स्ट जो इसकी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। 1911 और 1949 में जो संसदीय अधिनियम पारित हुए उसके बाद जो है लॉर्ड सभा के पास बेसिकली कोई भी पावर नहीं रही। इसमें कहा जाता है कि यदि ये जो सेकंड हाउस है प्रथम सदन से सहमत नहीं होता तो वह उपद्रवी होता है और वह सहमत होता है तो वह व्यर्थ है। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं कर सकता। यह धन विधेयक को 1 महीने तक और साधारण विधेयक को जो है वो 1 साल तक रोके रख सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ भी देखें तो लॉर्ड सभा के पास कोई भी पावर्स नहीं है। इसीलिए जो है लास्की ने कहा था कि लॉर्ड सभा संबंधी सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है कि देश के अंदर जो है एक सदन व्यवस्थापिका हो। हालांकि लॉर्ड सभा में अपनी कुछ कमियां हैं, उसकी अपनी आलोचनाएं हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ये अप्रातिनिधिक, अनउत्तरदायी और अनुपस्थित संस्था है। इन सब के बावजूद भी जो है लॉर्ड सभा की अपनी कुछ इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसा कि ऑगर सिंह का कथन है कि लॉर्ड सभा के बहुत से सक्रिय सदस्य पहले ही कॉमन सभा में काफ़ी समय तक रह चुके हैं और निसंदेह कॉमन सभा काफ़ी सीमा तक लॉर्ड सभा की नर्सरी ही है। अंग्रेजी इतिहास में किसी छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कई बार उच्च सदन ने राष्ट्र की इच्छा की कॉमन सभा से अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। इसी कारण से जो है लॉर्ड सभा के जो विरोधी हैं वो भी जो है लॉर्ड सभा को ख़त्म करने की बात नहीं कहते, केवल उसमें संशोधन करने की बात कहते हैं। तो आज हमने लॉर्ड सभा की आलोचना और उसका महत्व पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।